हार गए थे। क्या कमियां रह गई थी जो 2024 में दुरुस्त करने जा रहे हैं? पहली बार जो चुनाव लड़ता है वो 10-15 हज़ार रुपये सिमट जाता है। सनातन के हिसाब से बीजेपी ले लेती है, बड़ी चोट कांग्रेस को आपकी पार्टी ने दी है, तो कांग्रेस भी हार खाई हुई रहती है। और ऐसे जो पार्टी के साथ धोखा करने वाले लोगों को टिकट देना, गठबंधन कह नहीं सकते। पार्टी के साथ धोखा करने वाले को कांग्रेस ने उतार दिया। निचले स्तर के जो हैं, जो उनको चलाना चाहते हैं और एक दिग्गज व्यक्ति को काटना चाहते हैं, ऐसी लोग बना करके जो लोग हैं, अघोषित समर्थन ही है, यही समझे आप। सहानुभूति की लहर कितना काम करेगी, कितना प्रभावित करेगी आपके कैंपेन को? आपने तो हेलीकॉप्टर में बैठ करके खुशी जाहिर कर दी। अगर उनको कुछ करना था तो सरकार को यह बुलाते। धीरे धीरे लोग जागरूक हुए। हमें वनवासी मत बोलिए, तो उन्होंने जनजाति बोलना शुरू किया। और जनजाति मत बोलिए, हमारा मूल रूप जो मूल नाम है, मूल नेटिव है हम लोग यहाँ के भारत के, तो हमें आदिवासी बोलिए। बीजेपी के नेता आदिवासी शब्द भी बोलने लग गए। चुनाव में मुख्यमंत्री, कैबिनेट के कई मंत्री चेहरे आपने सालुंबर में देख लिए होंगे। जितेश कटारा को टक्कर देने आ गए हैं वो। मुख्यमंत्री और सरकार सारी उतर जाए, बहुत दिन एक दिन खाली नहीं जा रहा है कि कोई मंत्री नहीं आ रहा है, कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है। उनको पता चल चुका है कि सीट हम हार चुके हैं। मंत्री भजनलाल पर्ची सरकार की सरकार में बने हैं। राजस्थान उपचुनाव में चर्चा आदिवासी अंचल की भी है, और हो क्यों ना, क्योंकि 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर बाप पार्टी अपना दम भर रही है और समर्थन देवली उनियारा तक दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की चिंता बढ़ाए हुए है। भारत आदिवासी पार्टी के नए जज्बे ने और 2023 के परिणामों ने चौंकाया था, और अब राजकुमार रोत कह रहे हैं कि 2024 के उपचुनाव में भी बाजी बाप पार्टी के हाथ लगेगी। तो हमने सोचा सेलुम्बर में बाप पार्टी के प्रत्याशी और पिछली बार अपनी मजबूत उपस्थिति यानी कहूं शगुन के 51,600 वोट लेकर इन्होंने दिखा दिया था कि सेलुम्बर में भी भाजपा के गढ़ को ढहाया जा सकता है। हमारे साथ जितेश कटारा है। स्वागत है राजस्थान चौक। सबसे पहले आपके चैनल राजस्थान चौक को धन्यवाद, आभार, और आपके चैनल के माध्यम से सेलुम्बर विधानसभा की देवतुल्य जन को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। कहते हैं जीत कम सिखाती है, हार ज्यादा सिखाती है। 2023 में हार गए थे। क्या कमियां रह गई थी जो 2024 में दुरुस्त करने जा रहे हैं? 2023 में जिस तरीके से मेहनत करा था और हमें लग रहा था कि माहौल अच्छा बन रहा है, पर बहुत सारे लोगों ने, यहाँ का एक रिवाज रहा है कि पहली बार जो चुनाव लड़ता है वो 10-15 हज़ार रुपये सिमट जाता है। पर हमने इतनी मेहनत करते हुए, कार्यकर्ताओं ने, आम जन ने हमको परखा, और परखने के बाद में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, रिपीट होने वाली थी, ऐसा मानना था। तो उसकी वजह से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने वोट काटे, तो पर वो जीत नहीं पाई। और यूथ जो था, बुजुर्ग जो थे, माताएं जो थी, वो साथ थी, पर हम कुछ स्थिति को संभाल नहीं पाए। उसकी वजह से वोट परसेंटेज कम रहा। अब की बार उन सारी कमियों को सुधारते हुए उन्हीं क्षेत्र में हम ज़्यादा अपना काम और बहुत सारे मुद्दे उठाते हुए हमने काम किया है, और 1 साल के अंदर हमने वो मामला और वो माहौल पूरा पॉजिटिव लिया है। और अब की बार भारत आदिवासी पार्टी, आपने देखा होगा कि पूरे सेलुम्बर विधानसभा के अंदर इस तरह का माहौल है कि हमारे बीच में हमारा लीडर ऐसा हो कि हमारे पास में आधी रात को आकर के खड़ा रह सके। हमारा लीडर ऐसा हो जो हमारी शिक्षा की बात कर सके। हमारा लीडर, हमारा नेता ऐसा हो जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर सके। इन तमाम बातों को लेकर के जनता के सामने एक ही विकल्प बचा है, जो है भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट। लेकिन घिरा हुआ है चारों तरफ से। विकल्प तो आपने बता दिया, लेकिन कई बार मुद्दे ऐसे उठा देते हैं जो सनातन के हिसाब से बीजेपी ले लेती है, और अपने परंपरागत वोट बिछड़ने के जो बड़ी चोट कांग्रेस को आपकी पार्टी ने दी है, तो कांग्रेस भी खार खाई हुई रहती है। इसलिए जो लोकसभा का गठबंधन था वो इस बार उन्होंने तोड़ा भी है। आपके सामने प्रत्याशी भले ही रघुवीर मीणा नहीं है, लेकिन प्रत्याशी तो उतार दिया है। देखो, वो लोकसभा का गठबंधन था, और अभी हाल ही में देखा जाए तो आप ये मान सकते हैं कि इतने बड़े दिग्गज नेता का टिकट कटना और ऐसे जो पार्टी के साथ धोखा करने वाले लोगों को टिकट देना मतलब ये इशारा है पूर्ण रूप से कि भारत आदिवासी पार्टी वहाँ मजबूत है। हमें खेला नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमें उनको किसी भी तरीके से, हमें टिकट नहीं ले करके उन्होंने बहुत बड़ा साथ सहयोग दिया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और
ये जो गठबंधन कह नहीं सकते, पर एक प्रकार का ये है कि रास्ते आसान किए हैं। और मैं उनको तमाम भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ आपका भाई खड़ा है, आप निश्चिंत रहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं इस पार्टी का हो उसका हो, आप योग्य उम्मीदवार को देकर के साथ सहयोग देकर के आगे भेजिए। आपने दो चीजें कह दी, दोनों पे आंसर ले लेते हैं। एक तो कहा कि पार्टी के साथ धोखा करने वाले को कांग्रेस ने उतार दिया। वो धोखे तो टिकट देने के साथ समाप्त मान लिए जाते नहीं, एक पार्टी का सिस्टम होता है कि 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए। पार्टी के कुछ लोग निचले स्तर के जो हैं, जो उनको चलाना चाहते हैं और एक दिग्गज व्यक्ति को काटना चाहते हैं, ऐसी लोभी बना करके जो लोग हैं वो चल रहे थे। तो अभी उनके मुंह पे एक ही बात है कि हमने दिग्गज नेता का टिकट काटा तो हम जीत गए, वहां से टिकट काट दिया बस हम जीत गए, अब हमें आगे चुनाव नहीं जीतना है। तो वैसे में कांग्रेस कमजोर है और पार्टी का सिस्टम है कि 6 साल के लिए निकाल दिया गया, 4 साल में वापस ले लिया गया। तो पार्टी ने ही पार्टी का रूल तोड़ा है, आलाकमान ने रूल तोड़ा है। तो और इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे धरने हुए, जैसे जसवंत झील के पानी को लेकर के हुआ, ड्राइवर यूनियन का जो धरना हुआ बड़े लेवल का, और बहुत सारे जो जमीनी मामले को लेकर के बहुत बड़े बड़े धरने हुए, नगर पालिका को लेकर के हुआ। ऐसे कई सारे मामलों में कांग्रेस की प्रत्याशी कहाँ थी। आज वो इलाके में, आज जैसे समाज के अंदर कर्यावर सुख दुख की घड़ी होती है, उस समय वो नहीं दिखी। और सबको पता है कि जब इनको वोट चाहिए होते तब ये मैदान में आ जाते हैं, वोट बटोरने के बाद में वापस कहाँ छुप जाते हैं, आम जन की समस्या नहीं सुनते। जीतेश जी, हालांकि दूसरी पार्टी का विषय है, लेकिन जयपुर दिल्ली में चर्चा है कि रघुवीर मीणा तो बड़े नेता माने जाते थे इस पूरे आपके सैलूम्बर ही नहीं, पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी अंचल की राजनीति के लिए बड़ा चेहरा था। उनके साथ फिर ये धोखा किसने किया, जयपुर वालों ने, दिल्ली वालों ने? और क्या इसका आक्रोश है यहाँ पे? बिल्कुल है, क्योंकि इतने बड़े दिग्गज नेता अगर उनका टिकट कट जाना और टिकट कटने के बाद जो उनकी स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उससे भी नाम आउट हो जाना, मतलब कितनी बड़ी तौहीन है। इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा लीडर है अभी के स्थिति में, तो उनका टिकट काट देना और बहुत बड़ा, यहाँ जनता उस बात को लेकर के बहुत आक्रोशित है, बहुत रोष है यहाँ पर, और वो अब की बार जवाब भारत आदिवासी पार्टी को जिता करके देगी। ये बात है, वो सारा वोट आपकी तरफ हो जाएगा। मतलब आप जो रघुवीर मीणा की जो आंतरिक ताकत थी, माने जितेश कटारा के साथ? बिल्कुल, उनकी जो आंतरिक ताकत थी, उनकी जो ग्राउंड लेवल की जो टीम थी, वो टीम सारी, उनको पता है कि अब हमारा कोई रहा नहीं, अब ये पार्टी के साथ धोखा करने वाले अगर टिकट ले आएंगे और हम लोगों का क्या वजूद रहेगा, तो उनकी जनता को क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने सोचा है कि अब की बार जो मजबूत कैंडिडेट है उसे साथ सहयोग देकर के, सपोर्ट देकर के उसको जिताना। कांग्रेस की स्थानीय लीडरशिप के लिहाज से बड़ा बयान है आपका कि कांग्रेस एक तरीके से अघोषित समर्थन यहाँ दे चुकी है, जैसा राजकुमार रोहत को दिया। बिल्कुल, अघोषित समर्थन ही है, यही समझे आप। और अघोषित समर्थन क्यों नहीं, जब इतने सारे लोगों को आज जो नाराज पक्ष है उनको छोटी सी मीडिया के सामने ला करके छोटी सी अपनी बाइट दिलवा करके ये है कि समर्थन में खड़े हैं, दिल से नहीं है। दिल से कोई व्यक्ति होता है ना तो पूरे मैदान में उतर जाता है, अपनी ताकत झोंक देता है, तो वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ में तौहीन हुई है, उनकी ईमान के साथ में, और जिस तरीके से जनता के अंदर पेट है उनका बहुत बड़ा, उस बात को पार्टी ने और कुछ निचले स्तर के जो कुछ लोग हैं उद्योगपति, वो टिकट काटने में लगे हुए थे। पिछली बार भी उनको बगावत में खड़ा किया था बागी बना करके, वही लोग मिल करके उनको वो कर रहे हैं, तो अब की बार जवाब देगी। जितेश जी, कुछ बात बीजेपी की भी कर लेते हैं। बीजेपी के अक्सर कहते हैं कि उपचुनाव में सहानुभूति की लहर होती है और टिकट उनको थमा दिया गया, लेकिन आप तो बस तीर चलाए जा रहे हैं उनके निरक्षर होने पे। और भी कई ऐसे मसले हैं जिसपे आपने बीजेपी उम्मीदवार को घेर दिया है। सहानुभूति की लहर कितना काम करेगी, कितना प्रभावित करेगी आपके कैंपेन को? और चूंकि अमृतलाल मीणा यहाँ से लंबे समय तक विधायक रहे और बीजेपी का अपना एक कैडर बेस है, उसको कैसे? सबसे पहले हमारा ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर एक बुजुर्ग को गमिती मुखी मानते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति मानते हैं। उसी तरीके से हमारे विधानसभा के मुखिया जो थे अमृतलाल जी थे, अगर उनकी मृत्यु हो गई आकस्मिक जिस तरीके से, तो मृत्यु होने के बाद में सलूम्बर विधानसभा की 3 लाख जनता भी दुखी हुई है, न कि एक परिवार हुआ है। तो एक परिवार को खुश करने के लिए और 2 लोगों की दुकान चलाने के लिए उन्होंने टिकट साक्षर व्यक्ति को दिया है। तो ये एक पार्टी ने और निचले स्तर के जो लोगों ने सहानुभूति के नाम पर कार्ड खिलाया, वो सहानुभूति नहीं है, वो ये है कि हम इस साक्षर महिला को आगे ला करके हम अपनी दुकान चला सके, इस बात को लेकर के उन्होंने आगे किया है। और सहानुभूति के नाम पर वोट तब तक मिल जाते हैं जब उनके कार्यकर्ता
उनके पार्टी के टिकट मांगने वाले लोग, वरिष्ठ लोग, अगर वो खुश होते और वो मैदान में रहते और वो पार्टी के लिए काम करते, तब जाकर के सहानुभूति का उसका ले लिया ये सवाल इसमें भी हो गया। उधर रघुवीर मीणा चलो कांग्रेस में आपने कह दिया कि उनकी नाराजगी आपके काम आएगी, यहाँ भी नरेंद्र मीणा नाराज थे। हालांकि सीएम के साथ तस्वीर आई, विमान से उन्हें जयपुर बुलाया गया, तो आदिवासी तो एकदम से चौंक गए कि इतनी तवज्जो इतनी नरेंद्र मीणा को मिली है, तो उनका भी कुछ इफेक्ट करेगा। जब हमारे इलाके में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है ना, तो उसको एक ऐसा कोई मामला तैयार किया जाता है जिसकी वजह से उसको मना सके। जिस तरीके से टिकट नहीं मिलने की वजह से जो व्यक्ति नाराज हुए, कार्यकर्ताओं के साथ में इतनी सारी वो किया और रोए वगैरह सारी चीज़ें करी, पर उसके बाद में क्या उनको अचानक से फ़ोन आता है और कार्यकर्ताओं से साइड जा करके उन्होंने बात करी है, जी हुकुम साहब मैं बिल्कुल पहुंच रहा हूं, और थोड़ी देर में जाकर के वो हेलीकॉप्टर में बैठ गए और हंसते हुए तस्वीर वायरल हुई है। तो उनकी खुशी वहीं तक थी, वहीं तक थी कि सवाल भी यही था कि हेलीकॉप्टर की ठीक है, क्या दिल भी खुश है उनका? वहाँ जाकर के वो बैठे हैं, उनको टिकट नहीं चाहिए थी। इससे ये साबित होता है उनको टिकट नहीं चाहिए थी, उनको हेलीकॉप्टर में बैठना था और भजन लाल जी के साथ में जाकर के एक बार फोटो खींचना था, और जो माल पानी था वो लेकर के चुपचाप बैठना था। और उनकी जो टीम है वो उनसे नाराज हुई है कि आप इतनी जल्दी तरीके से इतना सब कुछ कर लोगे, हमें ये भरोसा नहीं था, हम आपको लीडर मानते हैं, आपने तो हेलीकॉप्टर में बैठ करके खुशी जाहिर कर दी। अगर उनको कुछ करना था तो सरकार को यह बुलाते और यहाँ के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते, और कार्यकर्ता जिस तरीके से कहते उस तरीके से काम करते। आज ये चीज़ें नहीं हुई। आज इस क्षेत्र को, ये क्षेत्र बहुत दबा हुआ है, क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आज जो बहुत सारी ऐसी स्थिति है, पानी, लाइट, बहुत सारी सुविधा नहीं है, उन बातों को लेकर आज दबा हुआ है। और दबे हुए इलाके को अगर बीजेपी विकास करना चाहती तो अच्छे व्यक्ति को आगे लाती, जो लड़ सके, जो सरकार के सामने मांग कर सके। ऐसे व्यक्ति को, वो जिनको खड़ा किया वो खुद का शपथ पत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, और ऐसे को इधर खड़ा किया है जो खुद ने पार्टी के साथ धोखा कर का। दोनों महिलाओं को देकर के उन्होंने ये करा है कि हम लोग चला लेंगे, इनको हम लोग आगे कर लेंगे। तो दबे हुए इलाके को और दबाने की कोशिश करिए। इसलिए ये धोखा आपकी बार नहीं होने देवे जनता, और जनता समझदार है, इस बार जवाब देगी। राजनेता की तरह परफेक्ट हो गए हैं, एक बार हारने सिखा तो बहुत दिया आपको। देखो, ठोकर जो है एक बार लगती है तो स्वाभाविक है कि संभलना तो आ ही जाता है, और संभलना आ गया है, और इस क्षेत्र के अंदर अच्छे से काम कर रहे हैं। अगला सवाल मेरा महत्वपूर्ण आपकी पार्टी के लिहाज से भी। आपकी पार्टी आदिवासी अंचल के लिए, जय जोहार के लिए, उनकी अस्मिता के लिए काम करती है, लेकिन बीजेपी की वनवासी परिषद आरएसएस की, मैं बीजेपी की नहीं आरएसएस की कहूंगा, वो भी ग्राउंड लेवल पर कई वर्षों से काम कर रही है, और इस बार कह रहे हैं कि इस चुनाव में भी वो पूरी तरीके से राजनीतिक समर्थन बीजेपी को दिए हुए है। कितनी कड़ी टक्कर आप मानते हैं वनवासी परिषद की और भारत आदिवासी पार्टी? सबसे पहले जो वनवासी कल्याण परिषद आरएसएस के द्वारा खोला गया, लोगों को जब जंगल में उन्होंने घर बनाया है, उनको अच्छा लग रहा है, तो उनको वनवासी की परिभाषा दी गई। धीरे धीरे लोग जागरूक हुए, हमें वनवासी मत बोलिए, तो उन्होंने जनजाति बोलना शुरू किया। और जनजाति मत बोलिए, हमारा मूल रूप, जो मूल नाम है, मूल नेटिव है हम लोग यहाँ के भारत के, तो हमें आदिवासी बोलिए। तो अभी बीजेपी के नेता आदिवासी शब्द भी बोलने लग गए हैं। इसलिए वो एक उनका राजनीतिक स्टैंड है कि वनवासियों को वनवासी की तरह दिखा करके, उनके साथ वोट बटोर करके, वोट बैंक को खिसक नहीं जाए, ये बात करके वो करना चाह रहे हैं। और इस इलाके के अंदर वनवासी कल्याण परिषद के जो हॉस्टल है, जो सारी शाखाएं हैं, उनकी आज हालत देखिए, अभी आज गिर जाए ऐसी स्थिति हो रखी है। तो वो सिर्फ वोट बटोरना चाहते हैं, ऐसा कोई भी विकास नहीं किया है। और मूल रूप जो समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम है, वो भारत आदिवासी पार्टी ने किया है। और समाज का अंतिम व्यक्ति, जो विधानसभा का अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए, उसके मांगों के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार विकास करने का जो कार्य है, वो संकल्प लिया है भारत आदिवासी पार्टी में, और निश्चित तौर से करेंगे हम लोग। उपचुनाव में मुख्यमंत्री, कैबिनेट के कई मंत्री चेहरे आपने साल उम्र में देख लिए होंगे। जितेश कटारा को टक्कर देने आ गए हैं वो भी। ये चुनाव वो लोग, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। ये जनता इसलिए लड़ रही है कि यहाँ की आज जो दुख दुविधा है, उन बातों को लेकर के उन्होंने मुझे खड़ा किया है जनता के माध्यम से। और मुख्यमंत्री और सरकार सारी उतर जाए, बहुत दिन, एक दिन खाली नहीं जा रहा है कि कोई मंत्री नहीं आ रहा है,
कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है, उनको पता चल चुका है कि सीट हम हार चुके हैं और वो उस बात को लेकर के चिंतित है कि हम कैसे जाकर के इस सीट को बचाएं, पर वो बचा नहीं पाएंगे क्योंकि आप कितने भी रेला कर ले वे, कितनी सी भी सभाएं कर ले वे, आपकी सभा फीकी होने वाली है, आपके साथ लोग नहीं जुड़ने वाले। आपने बहुत झूठ बोला है। पिछली बार सरकार बनेगी तो हम महिलाओं के लिए जो सामूहिक लोन लेते हैं उसको माफ़ कर देंगे, ये कहा था आपने। अभी तक कुछ भी नहीं किया। किसानों का जो कर्जा है और किसानों का जो लोन लिया हुआ है, फसल बर्बाद हुई, उसके पैसे लौटा देंगे, अभी तक नहीं हुआ ऐसा। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कैलेंडर बनाया है पर उसके अनुरूप आज तक एग्जाम नहीं हुए। बहुत सारे एग्जामों के सेंटर बाहर दे दिए, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र का युवा वहाँ नहीं जा सकता है। बहुत सारा कुटाराघात किया, उसका पूर्ण रूप से जवाब देगी। और एक ये है कि ब्लॉक जिला लेवल पे, जिला बना है तब से और ब्लॉक लेवल पे यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। समस्या ये क्यों हो रही है? क्योंकि एक व्यक्ति अगर हेडपम्प मांगने जा रहा है, एक वार्ड पंच, सरपंच और पीएस मेंबर, तो उसको कहा जा रहा है कि 20,000 पहले जमा कराइए, उसके बाद में हम आपको वो करेंगे। तो ऐसे लोग हैं जिनको नस्तनाबूद करने के लिए मैं चुनाव मैदान में हूँ और आम जनता के साथ कुटाराघात और धोखा नहीं होने दूंगा। एक सवाल ये भी बनता है, सवालों की तो लंबी लिस्ट आपसे और आप बोलते भी अच्छा है, इसलिए आनंद भी आता है। ये जितेश कटारा की ही किस्मत का या प्रतिष्ठा का या उनके राजनीतिक जीवन का चुनाव नहीं है, ऐसा राजनीतिक चर्चा है। ये आपके नेता राजकुमार रोत की ताकत कितनी है 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, उसको भी चेक करने का, यानी तराजू में तोलने का एक मापदंड है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? वो राजकुमार जी रोज सांसद है, आज वो बड़े हैं, बड़े भाई के तौर पे है और वो बहुत बड़े नेता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर सर्व समाज को लेकर के जो मांगे विधानसभा में, लोकसभा में उठाते हैं, तो उनकी ताकत को भी देखा जा रहा है, उनकी यहाँ की चर्चाओं को, उनकी बातों को भी देखा जा रहा है। पूर्व में जैसे देखा होगा, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने टॉप 2 के अंदर आकर के विकास के कार्य करवाए थे। उसी तरीके से वो ये चाहते हैं कि आपके ये लोग भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, तो उसी तरीके से काम करेंगे। और एक तरफ दूसरे लोग हैं जो सिर्फ बहुत सारी अलग अलग प्रकार की तौहीन और राजनीति कर रहे हैं। उन लोगों के लिए वो लोग समझदार हो चुके हैं, इसलिए उनको जवाब देंगे इस बार। उनकी ही 84 जो सीट है, जो उन्होंने सबसे बड़े मार्जिन से जीती, और इतने मार्जिन से जीती, मैं हमेशा कहता हूँ जितने एक प्रत्याशी को वोट मिलते हैं, आपको 51,600 कुछ वोट मिले थे और उनका जीत का मार्जिन ही 70,000 था। तो अब इसमें सवाल ये हो जाता है कि बाप जो संगठित पार्टी मानी जाती थी, एका जिसमें था, आपका भी चयन दूसरी बार हुआ है, तो उनका एक प्रक्रिया है। लेकिन 84 में अचानक से विद्रोह की स्थिति हो गई। बाप पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर इसे कैसे देखते? देखो, चयन प्रणाली जो होती है उसके अंदर नियम है कि जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति है ना, जनता के द्वारा तब चुना जाता था जब टिकट ऊपर से आ जाती थी तब। पर भारत आदिवासी पार्टी ने ऐसा सिस्टम किया है कि हम उसी उम्मीदवार को वोट देंगे जो उम्मीदवार हमारी पसंद का होगा। तो उनका पसंद का उम्मीदवार लाए और उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ी बहुत बातें हो जाती है कभी कभार पार्टी के अंदर की, थोड़ा विरोधाभास की, मेरी टीम कितनी है, ये है वो है, तो उसको संभालने के लिए बाद में स्थिति संभल गई और उन्होंने साथ समर्थन देकर के अभी फुल तरीके से प्रचार कर रहे हैं और एक साथ है। ऐसा कोई नहीं है कि ये कांग्रेस बीजेपी के अंदर जो हो रहा है अंतर्घात विदर्घात चलता है, वैसा कुछ नहीं होता है। हमारा वहाँ तक ही चलता है जहाँ तक टिकट नहीं मिला, चलो ठीक है, बैठ करके जाजम व्यवस्था है और जाजम व्यवस्था के माध्यम से सारे लोग मान करके और एक ताकत के रूप में और एक दिशा में काम करने लग जाते हैं। बीजेपी ने बाबूलाल खराड़ी का चेहरा आगे कर दिया, हालांकि इंसान अच्छे हैं, ये आप भी स्वीकारेंगे, और उन्होंने कह दिया है कि आदिवासियों के संरक्षक ये हैं और हमने कैबिनेट मंत्री बनाया है। देखो, मैं सबसे पहले उनके बारे में बताना चाहूँगा, वो मंत्री बने हैं, मंत्री भजनलाल पर्ची सरकार की सरकार में बने हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय वैसे वो विधायक है उस इलाके के अंदर, अखबार की कटिंग आती है, वहाँ की स्कूल की जो दशा है, दिशा है, वहाँ अखबार की कटिंग आती है, उसके अंदर ये बताया जाता है 3-3 साल 4-4 साल के बच्चे बेच दिए जाते हैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। ये तो बहुत दयनीय हालत है वहाँ पर। आज भी कोई विकास नहीं। आज वो कहते हैं कि मैंने बहुत विकास किया, मैंने घर नहीं बनाया अपना। मैं ये कह रहा हूँ कि पूंजीपतियों के साथ देकर के आपने उदयपुर के अंदर कितने घर बनाए। आप पहली बार विधायक बने, आपने एक बार पहले शादी कर रखी थी, पहली बार विधायक बने, दूसरी शादी करी, फिर विधायक बने, तीसरी शादी करी। ऐसा करके आप अपना विकास कर रहे हैं, आप जनता का कहाँ विकास कर रहे हैं? आज तक उनके लिए कोई नहीं बोल पाया। आज तक वहाँ कॉलेज, हॉस्पिटल होना चाहिए, वो लोग वहाँ से विधानसभा से ठेठ उदयपुर आते हैं अपने इलाज को लेकर के। आप मंत्री बने हैं, आप एक बड़ा हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्टल, एक बड़ा स्कूल तो बनाइए वहाँ पर, जिससे लोग शिक्षा से जुड़ सके, जिससे आज कुपोषित जैसे हालात हैं वहाँ पर, सही मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है, फ्लोराइड का पानी पी रहे हैं, ऐसी बहुत सारी समस्या है। आप वहाँ जा करके काम करिए। आपको यहाँ
आकर के वोट बटोर रहे हैं, आपकी तस्वीर वहां से बता रही है कि आप क्या कर रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर। जी, ये अंतिम सवाल हमारे स्थानीय संवाददाता देवानंद जी का है और देवानंद जी ने एक बार मैं इन्हें शामिल ही कर लेता हूँ चर्चा में ताकि लोग देखे भी। देवानंद जी, एक सवाल आप पूछना चाहते थे कि मैं भी हमारे स्थानीय प्रत्याशी से अभी आपके साथ हूं। जी, जैसे कि जितू भाई, आप गैस बार भी बहुत अच्छी आपकी ताकत रही थी, इस बार आपका कैसे क्या रहेगा? देखो, अब की बार जो जनता ने ठाना है, जिस प्रकार पिछली बार से रिजल्ट आया, तो लोगों को ये लगा कि जब इतना ही व्यक्ति वोट ला सकता था तो हमें इनको ही दे करके वोट जिताना चाहिए था। और कांग्रेस बीजेपी ने बाहुल्य क्षेत्र के अंदर, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के अंदर, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर जाकर के प्रचार ये किया ये लोग 15,000 पे सिमट जाएंगे। और हकीकत हुआ ही ऐसा था पिछली बार कि उससे पहले कांग्रेस के बागी, बीजेपी के बागी कुछ लोग चुनाव लड़े थे, 10,000 11,000 पे सिमट गए थे। और मेरा जो आंकड़ा बताया था 15,000 बताया था, वो जस्ट उल्टा होकर के 51,000 कब हो जाए ये जनता को समझ में आया। और नेताओं को ये लगा कि हमारी तो तौहीन हो गई, हम तो झूठे निकले। तो इस बार उनको ये लगा कि इतना एक यूथ है, इस मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, इस गरीबी से निकला हुआ व्यक्ति अगर 51,000 का रिकॉर्ड पार कर सकता है तो जीत का अंतराल तो बहुत कम ही था, तो वो पार कर सकते थे। जनता इस बार पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित है, साथ है और विश्वास के साथ में, उनकी दुआ दया सब कुछ साथ है। वो चाहती है कि हमारा सेवक ऐसा होना चाहिए जो हमारे साथ दिन रात खड़ा रह करके हमारा काम कर सके। जितेश जी, अंतिम सवाल ले लेते हैं। ये आंकड़ों का सवाल है। 2 सीटों पर बाप सीधे लड़ रही है, देवली उनियारा में समर्थन दिया हुआ है, तो 3 सीटें, 7 में से 3 सीटें कितना मानते हैं आप विधानसभा में अब आपकी बढ़ने? 101% हम जीत रहे हैं। 2 सीटें सीधी जीत रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी टक्कर करती रहे, हम लोग सीधे जीत रहे हैं, है ना। और देवली उनियारा का जो है, यहाँ से भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन है भाई को, और वो जीते। और जिस तरीके से इतने बड़े चेहरे को पार्टी ने टिकट काट करके किसी घर में ही देना, उन लोगों को ही देना, ये चीजें गलत करी है। इतने बड़े लीडर को अगर विधानसभा नहीं पहुंचाना चाहते हो, वो पार्टी नहीं पहुंचाना चाहती, पर जनता जो है इतने बड़े लीडर को जरूर विधानसभा पहुंचाएगी और अपनी मांगों को उठवाएगी वहां पर। तो चुनावी यात्रा में हमारे साथ जितेश कटारा हैं और सैलुम्बर के चुनावी मिजाज को अलग रौनक दिए हुए हैं। ये रंगत भारत आदिवासी पार्टी ने सैलुम्बर 84 में ही नहीं, डूंगरपुर में ही नहीं, बांसवाड़ा में ही नहीं, अब राजस्थान की सीमाओं के बाहर भी देना शुरू कर दिया है। खैर, चर्चा में भारत आदिवासी पार्टी अपने मुद्दों, अपने बयानों और जो संकल्प लेकर चल रही है, जो संविधान पार्टी ने बनाया, उनसे भी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को अब इस आदिवासी अंचल में बाप पार्टी से थोड़ा भय लगने लगा है, तो रणनीतियां भी ऐसी ही बना रही है। खैर, ये चुनावी इंटरव्यू है और चुनावी यात्रा में जितेश कटारा लगे हुए हैं। हम इतना ही कहेंगे, 13 नवंबर को मतदान का दिन है, मतदान अवश्य कीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा और मेरे सहयोगी देवानंद के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, सैलुम्बर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर।